सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, मैं अरुणा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम इकोनॉमिक्स बीए पार्ट 1 के पेपर फर्स्ट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच पढ़ेंगे। मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इसे समझने से पहले हम थोड़ा सा मांग के नियम को जान लेते हैं। मांग का नियम मांग और कीमत में विपरीत संबंधों की व्याख्या करता है। अर्थात जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, और जब कीमत कम होती है तो मांग में वृद्धि होती है। अर्थात मांग का नियम मांग और कीमत के मध्य विपरीत संबंधों की व्याख्या करता है। लेकिन ये परिवर्तन कितना है, कितनी मात्रा में कीमत के बढ़ने पर मांग में कितना परिवर्तन होगा, इसकी माप करने के लिए हमें मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझना जरूरी होता है। किसी वस्तु की मांग मात्रा को कई तत्व प्रभावित करते हैं, जैसे उस वस्तु की कीमत, उससे संबंधित वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की आय, टेस्ट, हैबिट्स, वेदर इत्यादि। इनमें से किसी भी तत्व में परिवर्तन होने पर मांग में जितना परिवर्तन होता है, जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है, वह मांग की लोच के अंतर्गत आता है। मांग की लोच मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच में हम मांग को प्रभावित करने वाले अन्य तत्वों को स्थिर मान लेते हैं, और उस स्थिति में वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग में कितना परिवर्तन हुआ है, उसकी व्याख्या करते हैं। इस परिवर्तन को हम प्रतिशत परिवर्तन के रूप में देखते हैं। इसका फॉर्मूला है मांग में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। EP = डेल्टा x अपॉन डेल्टा p इंटू p अपॉन x। सेकेंड, दूसरा प्रकार मांग की लोच का मांग की आय लोच। मांग की आय लोच के अंतर्गत हम अन्य तत्वों को स्थिर मानते हुए उपभोक्ता की आय में एक निश्चित या आनुपातिक परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में होने वाले आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तनों की व्याख्या करते हैं। इसका फॉर्मूला है मांग की आय लोच = मांग में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन अपॉन आय में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। EI = डेल्टा x अपॉन डेल्टा I इंटू I अपॉन x। मांग की लोच का तीसरा महत्वपूर्ण प्रकार है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की तिरछी या आड़ी लोच। इसके अंतर्गत हम 2 संबंधित वस्तुओं में से एक की कीमत में परिवर्तन करते हैं और दूसरे की मांग पर उसकी प्रतिक्रिया देखते हैं। जैसे हमने x और y 2 संबंधित वस्तुएं ली, तो x की मांग मात्रा को ले रहे हैं, जबकि y की कीमत में परिवर्तन हुआ है। ये फॉर्मूला होगा मांग की तिरछी लोच बराबर x की मांग मात्रा में परिवर्तन अपॉन वस्तु y की कीमत में परिवर्तन। EX = डेल्टा x अपॉन डेल्टा PY इंटू PX अपॉन x, PY अपॉन x। अब हम इसके बाद हमने तीनों मांग की लोच को देखा कि मांग की आय लोच, मांग की कीमत लोच और मांग की तिरछी लोच का संक्षेप में अध्ययन करने के बाद अब हम आते हैं मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच मांग वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कितना आनुपातिक परिवर्तन होता है, उस प्रतिक्रिया की माप है। प्रोफेसर मेयर्स के शब्दों में मांग की लोच किसी मांग वक्र पर मूल्य के सापेक्षिक परिवर्तन के प्रत्युत्तर में वस्तु की खरीदी गई मात्रा के सापेक्षिक परिवर्तन
का माप है। मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ। मांग की कीमत लोच यानी कितने डिग्री का चेंज आता है कीमत में एक निश्चित आनुपातिक परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में कितना प्रतिशत कितना डिग्री का अनुपात परिवर्तन होता है, उसके आधार पर मांग की लोच की 5 श्रेणियाँ बनाई गई हैं। फर्स्ट है पूर्णतया लोचदार मांग, E इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, अनंत लोचदार। ये एक तरह से एक सैद्धांतिक कंसेप्ट है, लेकिन पढ़ने की दृष्टि से आवश्यक है कि कीमत में परिवर्तन नहीं हो अथवा बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन होने पर भी मांग मात्रा में जब परिवर्तन हो जाता है तब उस प्रकार की मांग की लोच को पूर्णतया लोचदार मांग कहा जाता है। व्यवहारिक जगत में इस प्रकार की मांग की लोच के उदाहरण कम मिलते हैं। जैसा कि आपको इस डायग्राम से शो हो रहा है कि इसमें कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, फिर भी मांग मात्रा परिवर्तित हो रही है, तो इसे कहते हैं मांग की पूर्णतया लोचदार मांग। सेकंड है अत्यधिक लोचदार मांग। अत्यधिक लोचदार मांग वह मांग होती है जिसके अंतर्गत कीमत में होने वाले परिवर्तनों का अनुपात या प्रतिशत कम होता है, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन का अनुपात अधिक होता है। जैसा कि आपको ये डायग्राम शो कर रहा है कि इसके अंदर हम देख रहे हैं कीमत में चेंज कम है, P1 कम है, लेकिन Q1 की मात्रा उसकी तुलना में ज़्यादा है। इस प्रकार का मांग वक्र ज़्यादा ढालू, ज़्यादा लोचदार होता है और इलास्टिसिटी 1 से अधिक होती है, इसे अधिक लोचदार मांग कहते हैं। नेक्स्ट आता है फिर मांग की इकाई के बराबर लोचदार मांग। इकाई के बराबर लोचदार मांग के अंतर्गत जितना कीमत में परिवर्तन होता है उतने ही अनुपात में मांग में परिवर्तन होता है, अर्थात दोनों में परिवर्तन का अनुपात समान होता है। जैसा कि आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है कि डेल्टा P और डेल्टा X दोनों बराबर है, तो उस स्थिति में E इज़ इक्वल टू 1 होगी। इस तरह की वस्तुएं आरामदायक वस्तुओं की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट प्रकार है कम लोचदार या बेलोचदार या सापेक्षिक रूप से बेलोचदार मांग वक्र। इसके अंतर्गत जैसा कि आपको चित्र भी शो कर रहा है, कीमत में परिवर्तन का अनुपात अधिक होता है, लेकिन उसकी तुलना में मांग में परिवर्तन कम होते हैं। इस प्रकार की मांग की लोच आवश्यकता की वस्तुओं के लिए होता है जिनको खरीदना ज़रूरी होता है, चाहे उसकी कीमत में परिवर्तन कीमत कितनी भी हो, लेकिन अगर कीमत में कमी हो जाती है तो भी उपभोक्ता उनकी बहुत ज़्यादा मांग नहीं करते हैं। डायग्राम शो कर रहा है कि डेल्टा P काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसकी तुलना में डेल्टा X कम है। नेक्स्ट पूर्णतया बेलोचदार मांग, ये भी एक तरह की सैद्धांतिक अवधारणा है। इसके अंतर्गत हम ये मानते हैं कि कीमत में कितना भी परिवर्तन हो, लेकिन मांग में परिवर्तन नगण्य, शून्य या अत्यंत ही सूक्ष्म होता है। जनरली ऐसा नहीं होता है, या फिर वो वस्तुएं एक दूसरे से संबंधित नहीं हो, तभी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट डायग्राम में हमने 5 प्रकार की मांग की लोच की श्रेणियों को एक साथ बताया है। इसमें पहले वाला जो हॉरिजॉन्टल कर्व है वो हमें बताता है कि ये अनंत लोचदार मांग वक्र है। दूसरा वाला जो अधिक ढालू है वो इकाई से अधिक मांग की लोच को बताता है। तीसरा जो सीधी 45 डिग्री के कोण बनाती हुई रेखा के रूप में है, उसमें मांग की लोच इकाई के बराबर है। उसके बाद वाले में सापेक्षतया बेलोचदार, और OY एक्सिस पर हमने 5वें को शो किया है जो कि जीरो इलास्टिसिटी को बताता है, जिसमें कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं मांग की लोच को मापने की विधियाँ। मांग की लोच को बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से मापा है, क्योंकि मांग की लोच बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है और उसके कारण अर्थशास्त्र में हमें कई प्रकार के नीति निर्णय लेने में मदद मिलती है।
पहली विधि है फ्लक्स की प्रतिशत विधि, परसेंटेज मेथड। फ्लक्स की प्रतिशत विधि ये बताती है कि कीमत में एक निश्चित प्रतिशत परिवर्तन होने पर मांग में कितना आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन होता है, उसका अनुपात मांग की लोच होती है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि कीमत में 10% की कमी हुई और मांग अगर 20% बढ़ गई तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। अगर मांग भी 10% ही बढ़ी तो मांग की लोच यूनिट इलास्टिसिटी यानी 1 के बराबर होगी। यदि कीमत 10% बढ़ती है लेकिन मांग 5% ही बढ़ी तो मांग की लोच सापेक्षतया बेलोचदार या कम लोचदार होगी। तो दोनों में परिवर्तन के अनुपात के आधार पर हम मांग की लोच की गणना करते हैं। नेक्स्ट विधि है मार्शल की कुल व्यय रीति। मार्शल की कुल व्यय रीति के अंदर मार्शल ने कीमत में परिवर्तन से पहले और कीमत में परिवर्तन के पश्चात मांग मात्रा में कितना परिवर्तन होता है, इसके आधार पर मांग की लोच की गणना की है। फर्स्ट, जब कीमत में कमी होने पर कुल मांग मात्रा या कुल उस पर होने वाला व्यय अधिक हो जाता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार होती है। यानी कीमत में कमी हुई लेकिन व्यय उस पर पहले की तुलना में भी बढ़ गया, यानी उस पर ज़्यादा धन खर्च किया जा रहा है तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। जब कीमत में परिवर्तन होने पर कुल व्यय स्थिर होता है तब मांग की लोच इकाई के बराबर लोचदार होती है। और थर्ड, जब कीमत में कमी होने पर कुल व्यय भी कम हो जाता है और जब कीमत बढ़ती है तो कुल व्यय भी बढ़ता है तो उस स्थिति में मांग की लोच बेलोचदार होगी। जैसा कि ये वाला डायग्राम आपको शो कर रहा है, ऊपर वाले भाग में हम देख रहे हैं कि कीमत में कमी होने पर कुल व्यय बढ़ रहा है, तब वो इकाई से अधिक लोचदार है। बीच वाले पोर्शन में जो वर्टिकल है उसमें हम देख रहे हैं कीमत में कमी होने पर भी कुल व्यय स्थिर होता है, तब वो इकाई के बराबर लोचदार कहलाएगी। और नीचे वाले पोर्शन में हम देख रहे हैं कीमत में कमी होने पर कुल व्यय भी कम हो जाता है तो उस स्थिति में वो इकाई से कम कहलाएगी। नेक्स्ट विधि है मांग की चाप लोच विधि। चाप लोच विधि के अंतर्गत हम मांग वक्र के अलग अलग बिंदुओं के मध्य बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, मांग वक्र के अलग अलग क्षेत्रों में मांग की लोच अलग अलग होती है। कहीं पर वो ज़्यादा लोचदार होती है, कहीं पर कम लोचदार होती है। उस स्थिति में हमें अलग अलग भागों के मध्य बिंदु पर हम मांग की लोच को ज्ञात करते हैं। जैसा कि आपको ये वाला डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम के अंदर ऊपर ए और बी पॉइंट के मध्य मांग की लोच कम लोचदार है, यानी कीमत में परिवर्तन बड़ा है, मांग में परिवर्तन कम है। नीचे वाले फ्लैट पोर्शन में सी और डी के मध्य आते हैं, तब हम देखते हैं कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग में परिवर्तन अधिक है, तो उस स्थिति में वहाँ पर मांग की लोच अधिक लोचदार है। इसका फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला इस प्रकार से है कि EP इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x प्लस x1 इंटू P प्लस P1 अपॉन P माइनस P1। नेक्स्ट विधि, नेक्स्ट मेथड मांग की बिंदु लोच विधि। मांग की बिंदु लोच विधि मांग वक्र के एक निश्चित बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करती है। ये विधि तब उपयोगी होती है जबकि मांग में परिवर्तन अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, तो उस स्थिति में हम मांग वक्र के एक बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं। यदि मांग वक्र की स्थिति में है तो उस पॉइंट पर जिस पर हमें मांग की लोच ज्ञात करनी है उस पर हम एक स्पर्श रेखा टेंजेंट खींचते हैं और उस स्पर्श रेखा के आधार पर एक निश्चित फॉर्मूले से हम मांग की लोच ज्ञात करते हैं। वह फॉर्मूला क्या है? मांग की लोच बराबर लोअर सेक्टर अपॉन
अपर सेक्टर, यानी उस बिंदु से मांग वक्र पर नीचे का भाग अपॉन उस बिंदु पर मांग वक्र का ऊपर का भाग। जैसा इस वाले डायग्राम में आपको शो हो रहा है, मिडिल वाले पॉइंट ए पॉइंट पर इलास्टिसिटी 1 के बराबर है, उससे ऊपर वाले पोर्शन में ये 1 से अधिक है, नीचे वाले पोर्शन में 1 से कम हो जाती है। ये तो है ज्योमेट्रिक मेथड। और अगर हम इसको डिफरेंशियल कैलकुलस के मेथड से करते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है dx/dp इंटू x अपॉन डेल्टा p। जबकि हम ये मानते हैं कि डेल्टा x अपॉन डेल्टा p टेंड्स टू 0, तो ये फॉर्मूला है आपके dx अपॉन dp इंटू p अपॉन x के बराबर। इस विधि के द्वारा हम मांग की लोच की गणना कर सकते हैं। ये सब मांग की लोच के अलग अलग मेथड्स हैं। तो आज हमने मुख्य रूप से मांग की कीमत लोच, उसकी विभिन्न श्रेणियां और कीमत लोच को माप करने की विधियों के बारे में जानकारी हासिल की कि किस प्रकार अलग अलग स्थिति में अलग अलग विधियों के माध्यम से हम मांग की लोच को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मांग की आय लोच और मांग की तिरछी लोच के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तब तक आप इसको अच्छी तरह से समझने की चेष्टा कीजिए। थैंक यू।